क्या है, जैसे हम लोग पिछले चैप्टर में देखे थे कि पावर शेयरिंग क्या होता है भाई, तो गवर्नमेंट का एक ऐसा फीचर है जिसमें गवर्नमेंट अपने पावर को अलग अलग बेसिस पे शेयर करता है। फेडरलिज्म क्या है, फेडरलिज्म भी एक तरह का पावर शेयरिंग ही है, इट्स अनदर फेस ऑफ व्हाट यू कैन पावर शेयरिंग का ही एक फेस है, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट थोड़ा बदल है। फेडरलिज्म का मतलब होता है, फेडरलिज्म सिंपली मींस अ कॉन्सेप्ट अंडर व्हिच व्हेन मोर देन वन गवर्नमेंट इज रूलिंग ओवर अ नेशन एट द सेम टाइम, यानी एक से ज्यादा गवर्नमेंट अगर कंट्री में एक बार में रूल करेगा तो उस स्ट्रक्चर को हम फेडरलिज्म कहेंगे। क्या कहेंगे? फेडरलिज्म। और ये फेडरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है ये यूएसए से आया है। कहां से आया? यूएसए। क्लियर हो गया? अब एक बार में समझते क्या है, बहुत लोग होगा कि यार कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो समझा देते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट हुआ, स्टेट हुआ, गलती सब लोकल भी है, तो एक ही टाइप का तीन अलग अलग गवर्नमेंट आप देख रहे हो। सेंट्रल में मान लो मोदी मतलब बीजेपी, ठीक। स्टेट में जरूरी नहीं कि हर जगह बीजेपी है, कहीं कांग्रेस होगा, कहीं कोई रीजनल पार्टी होगा, जैसे भी यहाँ जाइएगा तो जेडीयू का है, यहाँ पे आइएगा तो जेएमएम है, पंजाब जाइएगा आप है, दिल्ली जाइएगा आप है। तो कहने का मतलब स्टेट में अलग अलग रीजनल पार्टीज है, उसी तरीके से लोकल पार्टीज भी क्या है? रीजनल है। जरूरी नहीं है कि बीजेपी ही होगा। क्लियर हो गया? तो यही फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या है? फेडरलिज्म इज अ कांसेप्ट अंडर व्हिच more than one government is ruling over a nation at the same time। एक ही टाइम पे ये तीनों गवर्नमेंट अपना काम कर रहा है ना। मोदी गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, हेमंत सोरेन कुछ ना कुछ करिए रहा हो, पता ना क्या। लोकल में जो है बोले तो लोकल नेता होगा, जो मेयर टेयर है, मुखिया टुखिया है, वार्ड मेंबर है, तो ये लोग भी अपना काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि आप क्या देख रहे हो कि एक ऐसा गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है जहां पर तीन अलग अलग गवर्नमेंट जो है वो एक ही टाइम पे आपके यहाँ पे रूल अप कर रही है। तो फेडरलिज्म इज अ कांसेप्ट अंडर व्हिच व्हेन मोर देन वन गवर्नमेंट इज रूलिंग ओवर अ नेशन एट अ सेम। कॉन्सेप्ट समझ में है? कल के डेट में तुम भी बोले कि नहीं हमको एक पार्टी बना करके हमको रिवोल्ट करना, तो एक पार्टी बनाओ, जा करके इसी से अपना टिकट लो। मान लो तुम बोली हम पेन छाप पे वोट देना है, हमको पेन छाप लेकर के चलो, तो वो रीजनल। अब रीजनल पार्टी क्या करती है, जब कोalition गवर्नमेंट आती है तो मेजर पार्टीज के साथ ज्वाइन होती है और ज्वाइन होकर के गवर्नमेंट चलाते हैं। जैसे यहाँ पे जेएमएम कांग्रेस के साथ ज्वाइन, बिहार में जाइएगा तो 3-4 महीना पहले जेडीयू बीजेपी के साथ थी, आज जेडीयू जो है राजद आरजेडी के साथ ज्वाइन होकर के बनाई हुई है। समझ में आ रही है बात? तो कहने का मतलब हो गया कि रीजनल पार्टी जो है बिकॉज ऑफ द कोalition गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट के कारण आज रीजनल पार्टी जो है मेजर पार्टीज के साथ मिल करके एक गवर्नमेंट का फॉर्म करते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पे? फेडरलिज्म समझ में आया? फेडरलिज्म क्या हुआ कि ये गवर्नमेंट का एक ऐसा स्ट्रक्चर है या एक डेमोक्रेसी का एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर में एक से ज्यादा गवर्नमेंट एक ही बार में कंट्री पर रूल्स करती है। क्लियर हो गया? दूसरा चीज देखते हैं, फेडरलिज्म के बाद दूसरा चीज देख लो, इंपॉर्टेंस ऑफ फेडरलिज्म। अब फेडरलिज्म का है इंपॉर्टेंट है ये भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे एक बेसिक सा डिफरेंस समझ में आ रहा है, यूनिटरी गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट में आ गया डिफरेंस लिखने के लिए, समझ में आ रहा है? यूनिटरी मतलब एक गवर्नमेंट, यूनिटरी माने एक, फेडरल मतलब एक से ज्यादा, यही अंतर है दोनों। ठीक है? अब आ जाओ कि इंडिया एक फेडरल गवर्नमेंट है, अभी बताया कि सेंट्रल है, स्टेट है, लोकल है। अब बोलेगा कि भाई वर्ड जो है ना फेडरलिज्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा हुआ नहीं, फिर भी इसका जो स्ट्रक्चर है वो फेडरलिज्म का। तो इंडिया कैसा स्ट्रक्चर है भाई? तो इंडिया ना तो फेडरलिज्म है, समझ में आया, और ना ही यूनिटरी है। इंडिया क्या है? स्टेट्स ऑफ यूनियन। इंडिया क्या है? स्टेट्स ऑफ यूनियन। स्ट्रक्चर इसी के बेसिस पे है, नामांकन थोड़ा अलग करके। अब आइए फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म में होगा क्या? पहला हो गया 2 गवर्नमेंट। अगर आपको फेडरल बनना है तो कम से कम 2 गवर्नमेंट तो होना जरूरी है, क्योंकि एक गवर्नमेंट रखोगे तो यूनिटरी कहलाएगा, तो एक से ज्यादा गवर्नमेंट होगा तो ही तो फेडरल होगा। तो दिस इज वन ऑफ द फीचर। पहला फीचर क्या हो गया कि इफ वी वांट टू हैव अ फेडरल नेशन वी मस्ट हैव 2 गवर्नमेंट। सेकंड, डिफरेंट गवर्नमेंट गवर्न सम सिटीजन, ये भी यूनिक फीचर। डिफरेंट गवर्नमेंट जो है वो सेम सिटीजन पे रूल करेगा। ये नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इंडिया के लिए है, स्टेट गवर्नमेंट को पाकिस्तान भेज दिए और लोकल गवर्नमेंट को श्रीलंका भेजे, ऐसा नहीं है। ये सारा गवर्नमेंट किसके लिए? इंडियन सिटीजन के लिए, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे लोकल गवर्नमेंट हो। किस पे रूल कर रहा है? इंडियन पे। इंडियन गवर्नमेंट यानी इंडियन सिटीजन के लिए ही है। दे ऑल आर गवर्निंग ओवर द सेम सिटीजन, एक ही सिटीजन पे रूल करेगा।
आप भले झारखंड में हो, कोई बिहार में है, कोई महाराष्ट्र में, तो ऐसा तो ना बोलोगे हम झारखंडी हैं तो मेरा अलग है, बिहार वाला का अलग होगा, ऐसा नहीं है सर। ये सारे लोग क्या है, एक ही सिटीजन है। वी ऑल आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। हम सारे लोग किसके सिटीजन हैं? अगर ऐसा नहीं होता तो कभी गलती से विदेश जाइए, अब बोलिएगा कि हम बोकारो का है, लात मार दो, डॉट भी नहीं आएगा सर वर्ल्ड मैप में 50 का। वर्ल्ड मैप जब निकालिएगा तो 50 का डॉट भी आपको नहीं दिखेगा। तो वहां पे तो एक ही चीज बोलना पड़ेगा कि वी आर इंडियन। कौन सा समझा ना, वहां पे क्या बोलेगा? आई एम इंडियन। वहां पर नहीं बोल रहा है कि भाई हम चासेपुर से हैं, हम वासेपुर से, तो कुछ नहीं बोल सकते आप, नहीं बोल ही नहीं सकते। थर्ड आ जाओ, सेपरेट ज्यूरिसडिक्शन। फेडरलिज्म का यूनिक फीचर क्या है? यहाँ का ज्यूरिसडिक्शन सेपरेट। ज्यूरिसडिक्शन जैसे गवर्नमेंट का 3 पिलर होता है, लेजिस्लेटिव होता है, एक्जीक्यूटिव होता है, जुडिशियरी होता है। तो फेडरलिज्म अरेंजमेंट में क्या किया गया है? जो भी ज्यूरिसडिक्शन प्रोसेस है, चाहे डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे स्टेट कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे तो सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट के मैटर में नो वन कैन इंटरफेयर। सेपरेट ज्यूरिसडिक्शन का मतलब हो गया नो वन कैन प्रेशराइज इन द इवेंट एंड द वर्किंग ऑफ द कोर्ट। कोर्ट क्या कर रहा है, नहीं कर रहा, उसके मैटर में कोई भी लोग इंटरफेयर या प्रेशर नहीं डालेगा। क्लियर हो गया? ये समझना है सेपरेट ज्यूरिसडिक्शन। यानी जो जजमेंट होगा वो अलग पे है, इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होगा। फिर कोर्ट कैन इंटरप्ट इन गवर्नमेंट अफेयर। ये भी सही है सर कि कोर्ट जो होगा ना वो गवर्नमेंट के अफेयर में अफेयर कर सकती है, इफेक्ट कर सकते हैं। सरकार क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, कोर्ट हैव द अथॉरिटी टू आस्क क्वेश्चन, बट गवर्नमेंट डजंट हैव द अथॉरिटी टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द कोर्ट। ये दो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? सरकार से सवाल जवाब हो सकता है कोर्ट से, कोर्ट से सवाल जवाब सरकार नहीं करेगी। ऐसा क्या है? क्योंकि ज्यूरिसडिक्शन अगर किसी के अंदर आ गया ना सर, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन का कोई फायदा नहीं। आज हम कोई भी कांड करते हैं, कांड करने से एक डर होता है। किसका डर होता है? पहला डर होता है प्रशासन का, बड़ी बात है। उसके बाद प्रशासन कुछ नहीं करता तो तुमको कहां ले जाएगा? तो अल्टीमेट डिसीजन कौन ले रहा है? इसीलिए एक डर बना हुआ है। अगर कोर्ट को भी बेच दो, किसी के हाथ में दे दो कि हाँ भाई सेंट्रल गवर्नमेंट रोटेट करेगा ज्यूरिसडिक्शन प्रोसेस, लो हो गया गाली बात। फिर कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब ही नहीं। काहे कहीं कोई नहीं कहता कि अपना सही खर्चा है, अपना सही खर्चा कोई बोलेगा? तो ज्यूरिसडिक्शन डिसाइड करेगा क्या खर्चा है क्या। क्लियर हुआ? लास्टली हो गया सर सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी। फेडरलिज्म इज अ डुअल कॉन्सेप्ट। ये दो कॉन्सेप्ट है। एक ये गार्ड करता है, सेफगार्ड यानी ये पब्लिक को प्रोटेक्ट करता है। काहे प्रोटेक्ट कर रहा भाई? तो क्योंकि ज्यूरिसडिक्शन अलग किया हुआ है। ज्यूरिसडिक्शन क्या है भाई? कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्टर है। तो कॉन्स्टिट्यूशन अगर प्रोटेक्ट कर रहा है यानी वो पब्लिक को क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है। और दूसरा यूनिटी। यूनिटी का मतलब फेडरल अरेंजमेंट्स के अंदर में जो भी लॉ एंड रेगुलेशन होगा, रूल एंड रेगुलेशन, दैट विल बी सेम फॉर ईच एंड एवरीवन। हर किसी के लिए लॉ जो होगा वो बराबर होगा। क्लियर हो गया? तो अगर बराबर है तो यूनिटी, क्योंकि वो प्रोटेक्टर है तो गार्ड भी मिल रहा है। आप आराम से घर में सोए हुए टाइट होकर के किसके भरोसे कि इंडिया में कानून नाम का गलती से कोई चीज है। क्लियर हुआ? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब देखो कमिंग टुगेदर, वर्किंग टुगेदर, इसको समझते क्या है? ये यूएसए में है और ये वाला इंडिया में। दोनों में अंतर क्या है? कमिंग टुगेदर में क्या होता है कि स्टेट देयर आर टू आर, दोनों में दो तरह का गवर्नमेंट रूल कर रहा है, क्योंकि दोनों ही फेडरल स्ट्रक्चर है। लेकिन कमिंग टुगेदर में क्या होता है? स्टेट्स कम टू मेक अ यूनियन गवर्नमेंट एंड एवरी स्टेट इज इंडिपेंडेंट। स्टेट मिल करके एक यूनियन, एक सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉर्म करेगा और स्टेट जो होगा इंडिपेंडेंट होगा। गेट इट? स्टेट्स मिल करके एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा और स्टेट्स उसके बाद क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट हो जाएगा। इंडिपेंडेंट मतलब वो अपने हिसाब से काम करेगा। आप अमेरिका जाइएगा, चिकागो में कहीं पे 50 किलोमीटर चला रहे हैं तो वो लीगल है। अब जैसे वहां से कहीं और टपके वहां पे हो जाएगा 30 किलोमीटर से ज्यादा आप नहीं चला सकते। समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब है हर स्टेट का अपना रूल होगा, अपना रेगुलेशन होगा, यानी हर स्टेट का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा। ये कमिंग टुगेदर है। ठीक? जब हम होल्डिंग टुगेदर की बात करते हैं तो यहाँ पे स्टेट्स मिलकर के यूनियन बनाता है, बट स्टेट्स मिलकर के यहाँ पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉर्म कर रहा है। लेकिन अंतर क्या है कि जो मेजर डिसीजन होगा, क्लियर हो गया, जो अल्टीमेट डिसीजन होगा वो किसके हाथ में रख दिया गया है? सेंट्रल के। हमारे यहाँ पे वैसे ही अरेंजमेंट है। स्टेट जो है इंडिपेंडेंट काम करे कोई दिक्कत नहीं,
लेकिन जब भी मेजर इश्यूज होगा कंट्री के ऊपर तो उसका जिम्मेवारी कौन लेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। अब जैसे कोरोना है, स्टेट फ्री था अपने हिसाब से काम करना, लेकिन गाइडलाइन कौन फ्रेम कर रहा था? गाइडलाइन कहां से आ रहा था? कहां से आ रहा था? सेंट्रल। जो सेंट्रल गवर्नमेंट कहता था वही स्टेट को मानना पड़ेगा। यही कॉन्सेप्ट बताता है कि इन इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट इज एक्टिंग एज अ गार्जियन ऑफ ऑल स्टेट। यही कॉन्सेप्ट है कि हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए क्या है? गार्जियन की तरह। जैसे घर में बच्चा है, बहुत बड़ा हो जाता है तो बच्चा अपने हिसाब से काम करता है, लेकिन देखो फादर नाम का फिगर भी होता है। आप कितनों उड़ लो, लगा नीचे डर होगा ना रहेगा उसे। कोई अपने घर में फादर को मान के रखता है, कोई अपने घर में मदर भी, आजकल हिटलर बना हुआ सब। तो कहने का सिंपल सा मतलब है एक ना एक तो गाइडेंस होगा सर। तो वही अरेंजमेंट इंडिया में। आप समझ में आ गया? दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्लियर हुआ सब? क्लियर हुआ? यहाँ पे क्या है कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट मिलकर के सेंट्रल गवर्नमेंट बनाया और उसके बाद स्टेट इंडिपेंडेंट हो, यानी हर स्टेट का अपना कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर भी स्टेट मिलकर के एक सेंट्रल गवर्नमेंट बना रहा है, लेकिन अल्टीमेट डिसीजन मेकर किसको रख दिया गया? यही अंतर है। अब इंडिया एक फेडरल कंट्री है, देख लेते हैं इस लिस्ट के हिसाब से। ये चार गो लिस्ट है सर, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, रेसिडरी लिस्ट। अब यूनियन लिस्ट का मतलब इसके अंदर में वो सारे मैटर्स आएंगे जिसका कंट्रोल एंड अथॉरिटी किसके पास होगा? स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। किसके पास होगा? जैसे डिफेंस, ठीक, डिफेंस किसके हाथ में? सेंट्रल। आर्मी हो, नेवल फोर्स हो, एयर फोर्स हो, किसके हाथ में है? सेंट्रल गवर्नमेंट का हाथ में। समझ में आ गया? बैंकिंग, पैसे रुपए जो भी है, आरबीआई इज नोन एज द बैंकर ऑफ बैंक, द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई जो करेगा वही आपको कमर्शियल बैंक को करना पड़ेगा, है ना? तो जैसे डिफेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, किसके अंदर में है? यूनियन। यही ऑल एंड ऑल अथॉरिटी है, ऑल एंड ऑल बिग बॉस यही है, जो ये कहेगा वही होगा। सब स्टेट लिस्ट का मतलब ये वैसे मैटर्स है द इश्यूज व्हिच आर ओनली कंट्रोल मैनेज बाय स्टेट गवर्नमेंट। वैसा इशू जिसको कंट्रोल और मैनेज कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, फॉरेस्ट हो गया, पुलिस हो गया। पुलिस सेंट्रल नहीं होता है, पुलिस स्टेट का होता है। झारखंड पुलिस, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, फलाना पुलिस, ठीक है? तो ये सेंट्रल नहीं होगा। लेकिन डिफेंस क्या है? सेंट्रल। आ रही है बात? कंकरेंट, वैसा इशू जो दोनों मिल करके गाइड करे। द इश्यूज व्हिच आर कंट्रोल्ड मैनेज बाय बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल और स्टेट मिल करके जिसको करेगा भाई उसको हम कंकरेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? जिसके अंदर में सबसे अच्छा आता है एजुकेशन। सब लोग सीबीएसई में है, लेकिन हर स्टेट का अपना बोर्ड होता है। झारखंड का झारखंड बोर्ड, बिहार का बिहार बोर्ड है, यूपी का यूपी बोर्ड है, सिलेबस लमसम सेम है। तो एजुकेशन जो होगा वो कंकरेंट में आएगा, ठीक? अब रेसिडरी देखते हैं। ये वैसा लिस्ट है जो ना तो स्टेट का है ना तो सेंट्रल का है, ना तो स्टेट का है ना तो सेंट्रल का है। लेकिन ऐसा कभी भी कुछ इशू होता है तो अथॉरिटी किसके अंदर में आएगा? यूनियन। जिम्मेवारी किसकी बनेगी? सेंट्रल। क्लियर हो गया? वही चीज होल्डिंग टुगेदर वाला अल्टीमेट डिसीजन कौन लेगा? क्लियर हो गया? ये रेसिडरी का मतलब क्या हो गया? द इश्यूज व्हिच आर नाइदर द पार्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर द पार्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, बट इफ द सिचुएशन अराइजेस द रिस्पांसिबिलिटी विल बी टेकन बाय सेंट्रल। जैसे कंट्री के अंदर में रिवोल्ट हो जाए, लड़ाई हो जाए, दंगा हो जाए, फसाद हो जाए, ठीक है? दंगा फसाद जब स्टेट के हाथ से निकल जाता है तो फोन करे, वहां से एनएससी कमांडो उतार दिया, 4 को 5 को आया, कहानी खेला खत्म। होता है जैसे ताज होटल पार्टी, मुंबई पुलिस से कंट्रोल नहीं हुआ, फोन किया तो सेंट्रल गवर्नमेंट का भेजा, अपना एनएससी कमांडर भेज दिए। बेचारे 6 साल को थे, आके तहलका मचा के कसाब सबको उठा लिए, उठाए ना जी। तो ये वैसा इशू है जो ना तो स्टेट का है ना तो सेंट्रल का है। लेकिन ऐसा अगर इशू होता है तो कौन जिम्मेवार होगा? माने जिम्मेवारी कौन लेगा सर? अब आ जाए इंपॉर्टेंस ऑफ फेडरलिज्म। अब फेडरलिज्म का है जरूरी है, ये कॉन्सेप्ट है भाई। तो फेडरलिज्म होने से स्मूथ फंक्शन होगा। स्मूथ फंक्शन काहे हो रहा है? क्योंकि सबका बर्डन शेयर अप है।
नाम का स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट थोड़ी ना बनाया गया है। मेयर को ऐसे थोड़ी ना बैठा दिए खाली पैसा पीटो, काम भी करो। अथॉरिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अगर मेयर आप बन गए तो ऐसा नहीं कि खाली आप पैसा पीटने का मशीन बनाए बताना ना करके काम भी कीजिए। क्लियर हो गया। उसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट है तो स्टेट के ऊपर भी काम, इसलिए तो लिस्ट बनाए गए। कुछ मैटर्स आपको भी देखने हैं, कुछ मैटर अगर हम देख रहे हैं तो कुछ आपको भी देखना पड़ेगा। तो स्मूथ फंक्शन यानी कहने का मतलब हो गया क्योंकि अलग अलग गवर्नमेंट का अरेंजमेंट होता है, सबका अपना अपना इश्यूज है, सबका अपना अपना वर्क, जिसके कारण किसी एक पर प्रेशर नहीं है। तो जब भी ऐसा माहौल होगा तो काम क्या होगा, स्मूथली होगा। सपोज दैट एक फैमिली है, उसमें 4 जन है और चारों जन कमा रहा, चारों जन अच्छा से कमा रहा, किसी पे कोई प्रेशर नहीं है, वो फैमिली ज्यादा हैप्पी होगा कि सैड होगा। एक फैमिली है 4 जन मतलब 5 गो है, एक को कमाना, और नमक भी है तो वही लाएगा, तेल भी चाहिए तो वही लाएगा, रूम का रेंट भी वही दे रहा है, समझ ना रहा है। तो आदमी क्या करे। अधिकतर इंडिया में इतने फैमिली होते हैं, एक फादर बेचारा एकदम सुबह से शाम तक लगा हुआ, सुबह से रात कर दे रहा कमा, सब बैठ करके हम लोग टाइट होकर के खा रहे पी रहे। तो उस सिचुएशन में क्या होगा सर, एक पे प्रेशर बनेगा, तो घर का कोई भी काम सही तरीके से नहीं हो पाएगा। क्लियर हुआ। सेकेंड देखते रिड्यूस बर्डन, अभी भी बताया क्योंकि अरेंजमेंट से गवर्नमेंट का अलग अलग, तो हर किसी के ऊपर अपना बर्डन, अपना काम। पहले सिर्फ 2 ही पार्टी होता था, कांग्रेस बीजेपी, ये लेकिन जब कॉलिशन गवर्नमेंट 1992 के बाद से इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया में, तो फायदा क्या हुआ कि अब रीजनल पार्टी को भी मेजर पार्टी के साथ मिलकर के गवर्नमेंट चलाने का मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलता है। अब समझ आगे बात क्लियर हो रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। थर्ड आ जाओ गेटिंग एक्सपर्ट ओपिनियन। अब क्योंकि अलग अलग मेंबर्स है, दो पार्टीज है, तो दोनों पार्टीज का अलग अलग मेंबर्स होगा, सारे मेंबर्स कैपेबल है, तो ऑब्वियसली आपके पास एक्सपर्ट ओपिनियन रहे, हमेशा अच्छा डिसीजन आप ले सकते हैं। हेल्पफुल फॉर डेवलपमेंट, ऑब्वियसली क्योंकि इसमें रीजनल पार्टी का पार्टिसिपेशन होता है, रीजनल पार्टी है मोर आइडिया रिगार्डिंग द लोकल एरिया। लोकल एरिया का मतलब किसको पता होना चाहिए, आपके यहाँ पे पीएम मोदी आपकी गवर्नमेंट में मतलब सेंट्रल। 4 में कितना बार घुसे दादा, 10 साल होने वाला मोदी को, 4 में घुसे एक बार भी, 10 ईयर्स एक बार में नहीं है, 10 साल में एक बार भी बंदा मतलब नहीं आता सर, बड़ा जो होता है मेजर पार्टी में। तो ये लोकल एरिया का डेवलपमेंट कौन करे और कब पॉसिबल। हम खाली बीजेपी का गवर्नमेंट बना दे यहाँ पे, तो 50 का डेवलपमेंट बीजेपी कभी करेगा, मोदी जी आपके यहाँ पे आएंगे, नेवर एवर, कभी हो ही नहीं सकता इसे। तो इस चीज के लिए हम क्या करते हैं कि भाई जो रीजनल पार्टी होता है जब पावर में आता है, क्योंकि उसको रीजनल एरिया के बारे में पता है, तो डेवलपमेंट होने का चांसेस ज्यादा होगा। अगर रीजनल पार्टी ना हो, सिर्फ मेजर पार्टी के भरोसे आप रहोगे, तो रीजनल डेवलपमेंट तो कोसों दूर रहेगा, कोई मतलब ही नहीं बनता। गेट इट, समझ में आ रही बात हम क्या कह रहे हैं। और लास्टली हो गया कन्वीनियंस फॉर पब्लिक। आज पब्लिक के लिए भी ज्यादा कन्वीनियंस है। आज से 10 साल 15 साल पहले जाओ, नाली खराब होता था तो आपको रांची दौड़ना पड़ता, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थे तो रांची दौड़ना है, रोड नहीं है तो रांची दौड़ना है। लेकिन अब जब रीजनल पार्टी आ गया तो घर में छोटा मोटा कांड भी हो जाता है तो आप सीधा भागते वार्ड मेंबर के, देखिए घर में आ गया ऐसे ऐसे कर दे, वार्ड मेंबर के पास पहुंच रहे। तो कन्वीनियंस है ना सर, सुविधा है ना, गवर्नमेंट का एक अंग, एक पार्ट आपके पास है, तो आपको ज्यादा बेचैन होने की जरूरत नहीं। नाली नहीं है पहुंच जाओ, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है पहुंच जाओ, रोड नहीं है पहुंच जाओ। इसीलिए ना आप वार्ड मेंबर बना करके रखे हैं। वार्ड मेंबर काहे लिए बना है, ताकि उस वार्ड का डेवलपमेंट हो। अब वार्ड का डेवलपमेंट नहीं हो रहा तो आप कहाँ जाइएगा, वार्ड के पास जाइएगा। गेट इट। तो कॉलिशन गवर्नमेंट का ये सारा फायदा हुआ। आज कुछ भी होता मुखिया के पास पहुंचते ना हम लोग, होता है कि नहीं होता। देखिए तो बाबा ने तो गोली चला दिया था, अभी बात रांची ले जाएगा तो गोली चलाने वाला कहाँ चलेगा पता नहीं, तब मुखिया के पास जाता है, देखिए तो गोली चल गया, वार्ड मेंबर दौड़े दौड़े आएगा, कहाँ चलो भाई, फिर प्रोसीड्योर आगे बढ़ेगा। कुछ हो ना हो आपका विश्वास तो बना, आप अपना काम करके आए। क्लियर हुआ। अब घाटा इसका देखिए, पहला घाटा बायलैटरल बाय नेचर, कॉलिशन होने के लिए कम से कम 2 होना जरूरी है। जब तक आप 2 ज्वाइन नहीं करिएगा आप कॉलिशन में आ ही नहीं सकते। दूसरा हो गया बैंड मैनेजमेंट,
एक के पास मैनेजमेंट होता अच्छा होता। मान लो घर में शादी है, 4 जन है घर में, बात हो 4 जन का, चलो 2 जन या 3 जन, अब मैनेजमेंट किसी के पास नहीं, सारा मैनेजर है, तो शादी वाला दिन क्या होगा? 3 गो टेंट आएगा, 3 गो हलवाई आएगा, 3 गो मंडप बनाने वाला आएगा, 3 गो स्टेज बनाने वाला आएगा, हो गया खेला, सब हो गया ना खेला यहाँ पे। तो कोalition का सबसे नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है? इसका मैनेजमेंट बढ़िया क्लियर है कि दोनों पार्टी को आपको संतुष्ट करना है। अगर हम तुमसे मिल रहे 49 में भी, अब तुम हमको दुइयों को दे रहा, तो हमको तुमको मंत्री बनाना पड़ेगा, उपाय नहीं मिल रहा, बोलेगा नहीं हम तुमसे छीन लेकर जाए, क्या करेगा? तो सरकार बनानी है तो मैनेजमेंट करना होगा। सिंगल पार्टी कांट टेक डिसीजन। अब इसमें क्या होता है, जब कोalition गवर्नमेंट होगा तो एक पार्टी डिसीजन नहीं लेगा, तो ऑब्वियसली हमेशा डिलेइंग डिसीजन में, डिसीजन होने में क्या होगा? समय लगेगा। मिनिस्टर फ्रॉम बोथ दी पार्टी, जब ये भी बताया जब कोalition में, तो भैया आप कैपेबल हैं अथवा नहीं है, मंत्री तो बनाने पड़ेगा, बिना मंत्री बने आप कहां मानने वाले हैं? लास्टली हो गया चांस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। 2 जन 3 जन मिलकर के कोई बिजनेस करो, देखो कितना अच्छा चलता है, 1 महीना में माथा का पल पकड़ के बैठ जाओ, कॉन्फ्लिक्ट होगा, विवाद होगा, कि आप जैसे हैं सामने वाला वैसा बिल्कुल नहीं है। ऊपर वाला का कुदरत का मतलब करिश्मा है। हर आदमी एक दूसरे से अलग, हर आदमी का थॉट एक दूसरे से अलग। जब आप यूपीएससी निकाल लेते हैं, तो जब आप बैठिएगा ना इंटरव्यू में, तो पूछेगा सवाल से, व्हाई यू हैव चूजन यूपीएससी, तो आपको बोलना पड़ेगा सर इन दिस देयर इज लॉट्स ऑफ चैलेंजेस, आई लाइक इट, आई वांट टू फेस। उधर तो बोलेगा बेटा तुम झूठ बोल रहा है, तुम भी बोलोगे सर आप सही पकड़े। यही होता है। अब वहां पर झूठ को बोलेगा आई वांट टू डू सोशल सर्विस, भगा दे। सोशल सर्विस करना तो विधायक बनो, काय का यूपीएससी करना, ये सिर्फ आंसर होगा, व्हाई यू हैव चूजन यूपीएससी, देयर आर चैलेंजिंग गवर्नमेंट, आई लाइक टू फेस द चैलेंजेस। वो बोलेगा बेटा तुम झूठ बोल रहे हो, सब सही पकड़ रहे हो। काय के बनने के बाद तो हम अपने हिसाब से काम करेंगे, आपका क्या होगा? तो लाइक दैट। अब आ जाओ 1992 में डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ, और डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर में राजस्थान का एक गांव है, वो पहला ऐसा एरिया था, डिस्ट्रिक्ट था, जहां पे डिसेंट्रलाइजेशन फॉर्म हुआ। अब डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब स्टेट गवर्नमेंट अपने पावर को लोकल गवर्नमेंट के साथ क्या करती है? शेयर करती है। जब ये वाला पहला कॉन्सेप्ट था कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट के साथ शेयर कर रहा था, लेकिन 1992 के बाद क्या हुआ? अब स्टेट गवर्नमेंट जो है वो लोकल के साथ शेयर करना शुरू कर दिया। व्हेन स्टेट गवर्नमेंट शेयरिंग इज पावर एंड अथॉरिटी विद द लोकल गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। उसी चीज को हम क्या कहते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन। अब डिसेंट्रलाइजेशन 2 तरीके का होगा सर। डिसेंट्रलाइजेशन जो होगा हमेशा 2 तरह का होगा, एक गांव के लिए, एक शहर के लिए, रूरल एरिया, अर्बन एरिया। रूरल एरिया में जब भी आइएगा तो यहाँ पे जिला परिषद आपको दिखेगा, इसके नीचे फिर आपको पंच, सरपंच, पंच, फिर मुखिया, और इधर आप जाइएगा अर्बन एरिया में तो मेयर, डिप्टी मेयर, वार्ड। तो ये आज डिसेंट्रलाइजेशन का फॉर्म। एक एक करके फिर डिस्कस करेंगे डिसेंट्रलाइजेशन को। अब डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन में जब हम स्टेट का पावर जो है, पावर एंड अथॉरिटी को लोकल के साथ शेयर कर रहे हैं, डिसेंट्रलाइजेशन कहलाएगा। डिसेंट्रलाइजेशन का फायदा देखिए, रिड्यूसिंग बर्डन। अब स्टेट गवर्नमेंट पे बर्डन नहीं है, क्योंकि वो अपने बर्डन का हिस्सा किसके साथ शेयर किया? एकदम कॉन्सेप्चुअली समझो, कंट्री जो बना है किससे बना है? सबसे छोटा यूनिट कंट्री का स्टेट, डिस्ट्रिक्ट मिलकर के स्टेट, स्टेट मिलकर के, यही का अरेंजमेंट है। यस सर। तो आप जब लोकल गवर्नमेंट करते हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट के लिए करते हैं, जिला के लिए करते हैं, छोटे स्तर पे कर रहे हैं, और वही मिलकर के आप सरकार बना रहे हैं, या गवर्नमेंट बन रहा है, या कंट्री बन रहा है, तो एक छोटा सा यूनिट भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपके लिए सेंटर का। अगर स्टेट या डिस्ट्रिक्ट को हटा तो सेंटर का कोई मतलब नहीं रहेगा। हम जो सेंट्रल गवर्नमेंट चलाते हैं इंडिया, अगर स्टेट हट जाए, डिस्ट्रिक्ट हट जाए, तो इंडिया बचेगा। अब इंडिया नहीं बचेगा तो रूल कौन करेगा? गेट इट व्हाट आई एम सेइंग। तो डिस्ट्रिक्ट जो होता है, जो छोटा यूनिट है ना, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो डिसेंट्रलाइजेशन का पहला फायदा रिड्यूसिंग बर्डन, यानी स्टेट गवर्नमेंट के, स्टेट किससे बना है? बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट मिला करके। तो हर डिस्ट्रिक्ट वाला में हम जब लोकल गवर्नमेंट अरेंजमेंट कर दिए, तो इसका बर्डन क्या हो गया? हेमंत सरकार चाप में घुसे ना घुसे, आपका मुखिया आपके पास रहे, जमानत देखो, मेयर में कहीं का नहीं होगा, डिस्ट्रिक्ट में कहीं ना कहीं पकड़ तो बोल पास।
तो हम लोग तो झूठो लड़ाई करते, रैली निकलेगा तो झूठो ना लड़ते हैं। काशी का भाई तो मुर्गा बन रहा है, रैली में चल रहा है, ठीक, बाइक उठाई चल दी, पेट्रोल भरवा दे रहे, बोलो भैया चलो रैली में जिंदाबाद करना। अरे भैया इशू लेकर के जाओ, तुम्हारा मेयर है, मेयर इज ऑल्सो वर्किंग पर्सन, गवर्नमेंट सर्वेंट, बोले तो देववाला का पब्लिक सर्वेंट है, तुम सर्वेंट बने हुए हो, देववाला पब्लिक सर्वेंट। अब सिचुएशन इंडिया में क्या है, द पीपल हैव बिकम द सर्वेंट ऑफ द गवर्नमेंट। कॉन्सेप्ट बदल गया डेमोक्रेसी का मतलब क्या, वी चूज आवर लीडर। बोले तो अपन चूज करा तो अपन पावरफुल है ना। इंडिया का सबसे पावरफुल बंदा कौन है, पीपल, वी द पीपल आर द मोस्ट पावरफुल इंडिविजुअल ऑन दिस कंट्री। इस देश में सबसे ताकतवर कौन है, हम हैं। यही कॉन्सेप्ट हमें नहीं पता। मेयर का इलेक्शन हो रहा है, झूठों का जिंदाबाद, वो पेट्रोल डलवा दे रहा है, मुर्गा खिला रहे हो, तो हम रैली में निकल जा रहे हैं जिंदाबाद कर रहे। भाई मीनिंगफुल चॉइस ही नहीं है सर हमारे, क्यों, क्योंकि हम अवेयर ही नहीं। अगर आप अवेयर हो जाओगे तो कल आपका इंडिया बदल जाए। अगर आज हम लोग अवेयर हो जाते हैं, क्योंकि कल आप भी 18 के होगे, कल आप भी वोट दोगे, कल आप भी एक सिटीजन बनोगे, तो आपको डिसाइड करना है कि मुर्गा के पीछे जिंदाबाद करना है, इसके पीछे जिंदाबाद करना, जिसके पीछे करना है। लेकिन डिसाइड करो कि यू आर नॉट द सर्वेंट, यू आर द ओनर, आप मालिक है सर। तो डिसेंट्रलाइजेशन से ये हो गया सर, फायदा समझ में आ गया। इसका कुछ घाटा नहीं है सर, डिले इन डिसीजन मेकिंग, क्योंकि अलग अलग गवर्नमेंट है, डिस्ट्रिक्ट का है, तो सब चीज मिलकर के डिसीजन होगा तो समय लगेगा डिसीजन लेने में। नो टीजी फॉर्मेशन, इसको बनाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हर किसी को एग्री करना पड़ता है इसके अंदर। इनकन्वीनियंट फॉर पीपल, लोगों के लिए कभी कभी असुविधाजनक भी हो सकता है। अगर मान लो आपका वार्ड मेंबर है सही नहीं, आप क्या कीजिएगा, आपका प्रॉब्लम होगा। नॉट फोकस ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट, अब सेंट्रल गवर्नमेंट अगर फोकस नहीं कर रहा है स्टेट पे तो लुटिया डूब जाएगा। क्या करके अल्टीमेटली फंड कहां से आएगा, सेंट्रल से ना आएगा। सेंट्रल के साथ अगर रिलेशन है बढ़िया नहीं, इसलिए देखो झारखंड बिहार टाइप का फर्क। अब मिसयूज ऑफ पावर बाय लोकल गवर्नमेंट, कभी कभी लोकल गवर्नमेंट क्या करता है, अपने पावर का मिसयूज करेगा। गवर्नमेंट अपने पावर का मिसयूज कब करेगा, जब वहां का पब्लिक जो है अवेयर है। अगर पब्लिक अवेयर, अब बोलते हो ना कि सब दिल्ली, मुंबई, चेन्नई सब मेट्रो सिटीज है, क्या है मेट्रो सिटीज है, उसको कौन मेट्रो सिटी बनाया, तो वहां का लोग बनाए, वहां का पब्लिक बनाए। उसको पता है कि गवर्नमेंट हो या कोई भी सिविल, कोई भी बंदा हो गवर्नमेंट का, वो पब्लिक सर्वेंट है, मतलब पब्लिक सर्वेंट। आप ब्लॉक में जाकर के नीचे से नहीं पढ़ाइएगा तो ऊपर से ले नहीं सकता। ब्लॉक में काम करवाने के लिए हम ऐसे करते थे डेस्को के अंदर से, उधर ले लेता है, आप दे रहे बने, आपका वैल्यू कर दो और मालिक बन जाता है। समझिए कॉन्सेप्ट, यहां तक कोई दिक्कत, कोई इशू नहीं है। अब देखो डिसेंट्रलाइजेशन दो तरह का होता है, एक रूरल एरिया के लिए होगा और एक अर्बन एरिया के लिए होगा। अर्बन एरिया में इसी को हम म्युनिसिपैलिटी कहेंगे और रूरल एरिया में इसी को हम पंचायती कहेंगे। ठीक है, दोनों का एक ही काम है। अगर पूछ रहे पंचायती का फंक्शन, जिला परिषद का फंक्शन, मेयर का फंक्शन, उस मुखिया का फंक्शन, कुछ का भी, तो दोनों का फंक्शन सेम होगा। दोनों अपने अपने एरिया के डेवलपमेंट के लिए काम करेगा, दोनों अपने अपने एरिया में एजुकेशन को बढ़ाएगा, दोनों अपने अपने एरिया में हेल्थ बढ़ाएगा, दोनों अपने अपने एरिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। हाँ, पंचायती है तो वो एग्रीकल्चर पे फोकस करेगा और अर्बनाइजेशन तो इंडस्ट्री पे फोकस करेगा। शहर में कहाँ आप खेती बाड़ी करोगे, शहर में इंडस्ट्री और गांव में खेती। क्लियर हो रहा है? तो यही एक अंतर खाली दोनों के काम, बाकी दोनों का काम एक ही रहता है। दैट इज फ्रॉम फेडरल।